चार्जर वगैरह लेके आना, तो भूल गया मैं। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज कंफर्म, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? कॉफी। ग्रेट, स्टार्ट किया क्या? चलो, कैन वी गेट स्टार्ट? Okay, good evening everyone. I hope you guys are doing great. We will continue our discussion. I think last हमने 700 के बाद में 705 डिस्कस करना शुरू किया था. पहले 705 कंप्लीट करेंगे and then we'll go to the next essay. चलिए, in 705 I think हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था कि भाई मॉडिफिकेशन नॉर्मली कब कब आता है. देयर आर टू सर्कमस्टेंसेस जब हमने मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए. क्या वो दो सर्कमस्टेंसेस थे? नंबर वन, अगर ऑडिटर को लगता है दैट सर हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं बट वी बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, मतलब दे आर नॉट फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो सर ये हमारा सर्कमस्टेंसेस नंबर वन है जब हमने क्या देना चाहिए? मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए. इसमें आपको मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स मिले हैं. दूसरा वो सर्कमस्टेंसेस है जब आपको ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले. वो क्या बोलता है? ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कि वो कंक्लूड कर पाए दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, मतलब यहां पर आपको डर है देयर कैन बी पॉसिबल मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स. एक में आपको मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स मिल गए हैं, दूसरे में आपको लगता है मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आपको एविडेंसेस नहीं मिला है इसलिए आपको डर लग रहा है. ये दो वो सर्कमस्टेंसेस है जब हमने कौन सा ओपिनियन देना चाहिए? मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए. ये आपसे एक सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जा सकता है. दूसरा क्वेश्चन कि भाई कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा? उसके लिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस डू वी हैव? 3. कौन कौन सा? क्वालिफाइड, एडवर्स एंड तीसरा डिस्क्लेमर. अब ऑब्वियसली विच मॉडिफिकेशन विल कम अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस बताएंगे आपको. अभी के लिए एग्जाम में क्वेश्चन 705 मॉडिफिकेशन कब कब आता है, ये सर्कमस्टेंसेस मेरे लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है. नंबर वन. नंबर टू, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं उनको डिफाइन करो, ये मेरे लिए अलग से क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है. नंबर वन, कब कब मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा वो सर्कमस्टेंसेस बताइए. दूसरा, कौन कौन सा मॉडिफिकेशन आ सकता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन. कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में, वही रिपीट किया है. अब एक क्वेश्चन है जो बहुत ट्रिकी होता है और बहुत सारे बच्चे उस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं. पीपल अंडरस्टैंड दिस पूरा बॉक्स, बट ये बॉक्स के ऊपर ना क्वेश्चन अलग तरीके से आता है. वो पूछेगा क्या फैक्टर्स को आप दिमाग में रखोगे टू डिसाइड विच मॉडिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस. आपको टेबल याद रहेगा पर वो एग्जाम में क्या पूछेगा? ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा मॉडिफिकेशन कब आना चाहिए. मतलब पता है वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे ये हेडिंग पूछ रहा है, दिस एंड दिस. ये दोनों के बेसिस पे डिसीजन लिया जा रहा है कि भाई क्वालिफाइड कब आएगा, एडवर्स कब आएगा, डिस्क्लेमर कब आएगा. तो दो फैक्टर्स हैं. नंबर वन, किस वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है, दैट इज नेचर ऑफ मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन. दिस इज माय फैक्टर नंबर वन.
जिसकी वजह से हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास कौन कौन से ऑफ मॉडिफिकेशन थे, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। इस केस में क्वालिफाइड आ सकता है या एडवर्स आ सकता है, इस केस में क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। तो कहना इसे ये दोनों फैक्टर्स की वजह से, तो कहना इसे दिस इज माय फैक्टर नंबर 1। किस मैटर की वजह से मॉडिफिकेशन आ रहा है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर ये गलती जो है वो परवेजिव है कि नहीं है, वो है हमारा फैक्टर नंबर 2। सो व्हाट इज माय फैक्टर नंबर 2? ऑडिटर का जजमेंट कि जो गलती हमें लगती है वो कितनी परवेजिव है। अगर वो परवेजिव नहीं है तो शायद क्वालिफाइड ही आएगा, अगर वो परवेजिव है तो क्वालिफाइड डेफिनेटली नहीं आएगा, या तो एडवर्स आएगा या डिस्क्लेमर आएगा। मतलब वो एग्जाम में पूछेगा किन फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे विच मॉडिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस। पूरा टेबल बनाने का फायदा नहीं है, ये सिर्फ जो दो हेडिंग है ना, ये और ये दो हेडिंग्स आपको लिखने पड़ेंगे, ये दोनों फैक्टर्स। इसीलिए मैं क्या करता हूं, नॉर्मली हर ऐसे के एंड में नोट्स बनाता हूं। अब देखिए एक नोट नंबर मिलेगा आपको, नोट नंबर 4, 1F.28। ऑनलाइन स्टूडेंट्स 1F.28, आर यू देयर? रीड नोट नंबर 4। विच टाइप ऑफ ओपिनियन, इसका मतलब है विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, विच टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, क्योंकि 705 में डिस्कशन मॉडिफिकेशन का ही होगा। क्लीन ओपिनियन होता तो हम 705 के अंदर होते ही नहीं। 705 में क्यों है? क्योंकि यहां पर मॉडिफाइड ओपिनियन है। तो क्वेश्चन बनता है कब मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा, ये डिपेंडेंट किन किन फैक्टर्स पे है? ये डिपेंडेंट है इन दो फैक्टर्स के ऊपर। पढ़िए सर, द डिसीजन रिगार्डिंग कौन सा मॉडिफाइड ओपिनियन अप्रोप्रिएट है वो डिपेंड करता है, नंबर 1, नेचर ऑफ मैटर्स गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। क्या ना इसे उसके एग्जांपल लिख के देगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, दिस इज माय नंबर ए। नंबर बी, क्या सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, इज दिस योर ए एंड बी ओनली? यस। मतलब नेचर ऑफ मैटर में जो दो मैटर्स आ रहे हैं ना, वही वो लिख रहा है अंडर पॉइंट नंबर ए। नंबर बी देखो क्या बोलता है, द ऑडिटर्स जजमेंट, किसके बारे में? परवेजिवनेस के बारे में, कि जो गलतियां हैं उनका इफेक्ट कितना परवेजिव है। अगर परवेजिव है तो क्वालिफाइड सफिशिएंट नहीं होगा, शायद एडवर्स या डिस्क्लेमर देना पड़ेगा। अगर वो इतना परवेजिव नहीं होता, सिर्फ मटेरियल होता, तो हम क्या देते थे? क्वालिफाइड ही दे देते। क्या आपको दोनों फैक्टर समझ में आए क्या? वापस से 705 एक क्वेश्चन पूछ सकता है, मॉडिफिकेशन कब कब आता है? दो सर्कमस्टेंसेस, मटेरियली मिसस्टेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मुझे ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले हैं। कौन से वाले ऑडिट एविडेंस? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यहां पर मॉडिफिकेशन आएगा। कितने टाइप के मॉडिफिकेशन? 3, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, खत्म। अब वो पूछेगा कौन सा मॉडिफिकेशन कब दूं, ये किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। सबसे खराब क्वेश्चन फैक्टर क्वेश्चन होता रेयरली है, मतलब ऐसा नहीं है हर पेपर में फैक्टर पूछेगा, बहुत रेयरली पूछेगा, बट ये सबसे टफ क्वेश्चन होता है। बच्चा डिसाइड नहीं कर पाता मेरे को लिखना क्या है। मुझे समझना चाहिए दो चीजों के बेसिस पे डिसाइड कर रहा हूं कि भाई क्वालिफाइड आएगा, एडवर्स आएगा, डिस्क्लेमर आएगा। क्या दो चीजें हैं? नंबर 1, ये मॉडिफिकेशन क्यों आ रहा है, उसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ मैटर इज नंबर 1। एंड नंबर 2, वो जो गलती है ना उसका इफेक्ट परवेजिव है कि नहीं, क्योंकि वो परवेजिव हुआ ना तो मेरा मॉडिफिकेशन बदल जाएगा। तो कहना इसे नेचर ऑफ मैटर एंड परवेजिवनेस, इन दोनों की वजह से हम डिसाइड करेंगे कौन सा मॉडिफिकेशन कब अप्रोप्रिएट रहेगा। वो ये नहीं जानना चाहता कि कौन सा मॉडिफिकेशन कब दूं, वो सोच रहा है ये डिसाइड करने के लिए तू क्या दिमाग में रखेगा। सो व्हाट आर द फैक्टर्स यू कीप इन माइंड टू मेक दिस डिसीजन, वो फैक्टर पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है। इज दिस नोट नंबर 4 क्लियर टू यू? मैं आपको पूरे ऐसे में वो पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं जहां मुझे लगता है आईसीआई क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, बिकॉज रिमेंबर दीज एसेज आर एप्लीकेबल इन इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल एज इट इज। तो आपको अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़े क्या? अब सर टेबल पे आते हैं। हमारा टेबल बोलता है कौन सा मॉडिफिकेशन कब आना चाहिए। तो सर दो फैक्टर तो हमको समझ में आ गए, ये दो ब्रॉडर फैक्टर्स है सर। दिस इज माई मार्क्ड इन रेड, फैक्टर नंबर 1 एंड दिस इज माय फैक्टर नंबर 2। अब सर आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर हमें लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड एंड दे आर ऑब्वियसली मटीरियल, अगर वो गलतियां मटीरियल नहीं होती तो 705 में ही नहीं आते हम।
वो गलतियां मटेरियल तो है, बट क्या नहीं है, परवेसिव। सर ये गलती परवेसिव कब होती है? जब हमें लगता है हमारे जजमेंट में गलती का इफेक्ट मल्टीपल एरियाज पे आएगा या एक ही एरिया पे आएगा, बट वो एक एरिया रिप्रेजेंट करेगा सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या वो गलती डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। एंड वी बिलीव इट इज फंडामेंटल फॉर माई यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम बोलेंगे गलती क्या है, परवेसिव है। और गलती अगर परवेसिव है तो सर क्वालिफाइड नहीं आएगा। आप ऐसा क्यों बोल रखे हो? 5 मिनट बाद में आपको तीनों का लैंग्वेज बताएंगे। क्वालिफाइड में क्या लैंग्वेज आएगा, एडवर्स में क्या लैंग्वेज आएगा, एंड डिस्क्लेमर में क्या लैंग्वेज आएगा। याद कीजिए, क्लीन ओपिनियन में बोलते हैं एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, क्वालिफाइड में बोलते हैं एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट, मतलब कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं, मटेरियल लगती है, इतनी बड़ी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल ना हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रिलायबल है, बस कुछ गलतियों को छोड़ दीजिए, इसलिए हम बोल देंगे क्वालिफाइड। अगर परवेसिव हुआ तो हम क्या बोलेंगे, एडवर्स। मतलब सुनिए, ये एडवर्स और डिस्क्लेमर में डिफरेंस क्या है? एडवर्स तब आता है जब मुझे ऑडिट के दौरान एविडेंस मिले हैं, गलतियां मिली है, और मुझे वो गलतियों को देख के लग रहा है ये सारी गलतियां, चाहे वो इंडिविजुअली देखो या ओवरऑल लेवल पे देखो, दो चीज होती है, या तो गलती इंडिविजुअली मटेरियल होती है या गलती बहुत सारी मिलेगी, उन सबको आप एग्रीगेट करोगे और आपको ओपिनियन तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे देना है। हो सकता है ना, देखो इन्वेंटरी में गलती मिली, छोटी गलती है, बट फिर आपको पेएबल में भी गलती मिला, रिसीवेबल के अंदर भी गलती मिला, कैश एंड बैंक के अंदर भी गलती मिला। मतलब यू बिलीव देयर आर लॉट ऑफ मिसस्टेटमेंट्स जो इंडिविजुअली शायद मटेरियल हो या नहीं हो पता नहीं, बट कलेक्टिवली मटेरियल भी है एंड क्या है, परवेसिव भी है। तो कैन आई से जब मुझे गलतियां मिल जाए और मैं कंक्लूड करूं वो मटेरियल भी है एंड परवेसिव भी है, तो कौन सा ओपिनियन आएगा, एडवर्स आएगा। क्या आएगा, एडवर्स। क्योंकि एडवर्स में आप बोल दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इज दैट क्लियर टू यू? इज एडवर्स क्लियर टू यू? डिस्क्लेमर एक्सट्रीम है। यहां ये बोलता है आपको ऑडिट एविडेंसेस नहीं मिले। क्या नहीं मिले हैं? ऑडिट एविडेंसेस ही नहीं मिले कि आप ये कंक्लूड कर दो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, फ्री फ्रॉम मटेरियल। मतलब कहना इसे डिस्क्लेमर में हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिलेगा, इधर हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा। और फिर हम बोलते हैं कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है, इधर बोलते हैं भाई इतना इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई ओपिनियन कैसे दे दे। तो कहना इसे डिस्क्लेमर इज एक्सट्रीम। डिस्क्लेमर इज एक्सट्रीम। एडवर्स की गलतियां आपको मिल चुकी है इसलिए आप बोल रहे हैं एडवर्स। क्या आपको थोड़ा सा एडवर्स और डिस्क्लेमर कब कब आएगा समझ में आया क्या? देखो ऑनेस्टली मैं बैठ करके आपको 5 घंटे समझा सकता हूं कब एडवर्स फिट होगा, कब डिस्क्लेमर फिट होगा, पर आज हमारा ऑब्जेक्टिव वो है ही नहीं, अनफॉर्चुनेटली। प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर मैं सिर्फ एडवर्स डिस्क्लेमर पढ़ाने के लिए जाऊंगा मेरे को 2 लेक्चर लग जाएंगे आराम से। इंडिविजुअली 4-5 एग्जाम्पल लेके बात कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज पासिंग, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। थोड़ा बैलेंस भी स्ट्राइक करना पड़ेगा। पता चले बता सब दिया पर एडवर्स पे क्वेश्चन ही नहीं है, एंड वी एंडेड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम हियर, एंड हमने चैप्टर नंबर 5 ही नहीं पढ़ा जिधर 4 क्वेश्चन आ गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो मेरे को थोड़ा बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आया क्या? क्लियर है ये चीज? अब एक काम कीजिए, ये टेबल आपको अगर समझा है तो टेबल से रिलेटेड मैं आपको कुछ लैंग्वेज दिखाता हूं, वो लैंग्वेज रीड कीजिएगा। आइए, आपको नोट नंबर 1 में डेफिनेशन ऑफ परवेसिव था, ये ऑलरेडी बताया। ये रेयर क्वेश्चन है, नॉर्मली एमसीक्यू में पूछा जाता है या करेक्टिंग करेक्ट में पूछा जाता है। आईसीआई को पसंद है करेक्टिंग करेक्ट वगैरह, तो उसमें ये डेफिनेशन पूछ लेता है। कल पढ़ा दिया था आपको मैंने ये। अब आ जाओ नोट नंबर 2। व्हाट इज नोट नंबर 2? मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। ये वो आईसीआई जरूर पूछता है। एक काम करो, क्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है एक्सप्लेन कर दो, एडवर्स क्या होता है एक्सप्लेन कर दो, डिस्क्लेमर क्या है एक्सप्लेन कर दो। एक काम करने का, दिमाग लगाने का, ये टेबल सामने रखने का, आंसर याद नहीं करने का, सोचने का। क्वालिफाइड कब कब आता है? 2 बार आता है। नंबर 1, जब मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है और मुझे लगता है गलतियां क्या है, मटेरियल है, बट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है, क्वालिफाइड आएगा क्या? दूसरे में, जब मेरे को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला है और मुझे लगता है गलतियां हो सकती है, वो मटेरियल लग रही है बट क्या नहीं लग रही है, परवेसिव। इन 2 केस में क्वालिफाइड आएगा। आओ रीड द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड, खुद से पढ़ो।
जब हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है, हम कंक्लूड करते हैं गलतियां चाहे इंडिविजुअली या व्हेन एग्रीगेटेड, सारी गलतियों को टोटल करेंगे, वो मटेरियल तो है बट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है, तो भी क्या आएगा, क्वालिफाइड। दूसरे में देखो क्या बोलता है, हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, हमें लगता है जो पॉसिबल इफेक्ट है, याद है क्या, गलतियां हो सकती है, वो क्या होगा, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का मटेरियल तो है बट क्या नहीं है, परवेसिव नहीं है, क्योंकि परवेसिव होते ही हम चले जाते हैं एडवर्स एंड डिस्क्लेमर के ऊपर। तो सेम डेफिनेशन उठा लो, यही एज इट इज एडवर्स में आएगा, बस इस बार क्या बोलेगा, मटीरियल होने के साथ साथ में वो क्या है, परवेसिव भी है, मटेरियल होने के साथ साथ में वो क्या है, परवेसिव भी है। और डिस्क्लेमर में ये डेफिनेशन आ जाएगी जहां ये बोलेगा आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और आपको लगता है अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स कुड बी बोथ मटेरियल एंड परवेसिव। सेम डेफिनेशन ऊपर नीचे आ रही है, बस इधर वो बोल रहा है परवेसिव भी है एंड परवेसिव भी है। क्या आपको तीनों का मीनिंग समझ में आया क्या? 2 मिनट स्पेंड कर लो, डेफिनेशंस को रीड कर लो, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर, आपको तीनों का मीनिंग आना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स रीड कर लीजिए एक बार। समझा क्या? ठीक लग रहा है? अब एक बाउंसर सा पॉइंट है, ट्राई करता हूं 1 स्ट्रोक में समझ जाए तो बढ़िया है, वरना इग्नोर मार देना, ट्रबल थोड़ा ज्यादा है, तो बात कर रहा हूं। नंबर बी, देखो ये क्या बोलता है, थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं है ऐसा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डिस्क्लेमर में नंबर ए तो समझ जाएगा, नंबर ए में दिक्कत नहीं है, नंबर बी डेंजरस पॉइंट है, मेरे को डर क्या है, एमसीक्यू में पूछ लेगा, इसलिए बता देता हूं क्या है। सुनिए, कभी कभी हो सकता है जब हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, यार मैं जब इंडिविजुअली एक एक एरिया चेक कर रहा हूं ना, मैनेजमेंट पूरा ट्राई कर रहा है मेरे को ऑडिट एविडेंस देने का, और मेरे को इंडिविजुअली कंफर्ट आ भी रहा है, ऐसा नहीं कि कंफर्ट नहीं आ रहा है, बट जब मैं पूरे कंपनी पे ओपिनियन देने के बारे में सोचता हूं, मुझे डर क्या लग रहा है, इस कंपनी के बिजनेस में इतनी अनसर्टेनिटी है, इस कंपनी के बिजनेस में इतनी अनसर्टेनिटी है दैट इंडिविजुअली मुझे कंफर्ट मिल रहा है, बट ओवरऑल इस कंपनी पे आज ओपिनियन देना बहुत रिस्की लग रहा है। क्या लग रहा है? बहुत रिस्की लग रहा है। मतलब अज्यूम कीजिए एक सिचुएशन, आज के 3 साल पहले एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं, लेट्स से दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डीएचएफएल करके एक एनबीएफसी था, मतलब अब तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, वो एनबीएफसी ना ऑलमोस्ट डूब रहा था। अब जब एक बिजनेस डूब रहा होता है, आपको क्या लगता है, मेरे एसेट्स की जो वैल्यू है, क्या पता फेयर वैल्यू क्या होगी, मैं लाइबिलिटी होल्डर्स जो मेरे ऑब्लिगेशन है उनको पेमेंट कर पाऊंगा कि नहीं पे कर पाऊंगा मुझे नहीं पता, मेरे बिजनेस के अंदर ऑपरेशंस कंटिन्यू होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता। मतलब ऑडिटर जब मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांग रहा है ना, मैनेजमेंट के पास जो जो इंफॉर्मेशन वो सब दे रहा है, वो अपने साइड से ट्राई कर रहा है आपको इंफॉर्मेशन देने का, बट प्रॉब्लम ये मैनेजमेंट को खुद नहीं पता क्या होने वाला है। इट इज अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। मतलब सुनिएगा, इंडिविजुअली एरिया में मुझे कंफर्ट मिल रहा है, बट जब मैं पूरे कंपनी पे ओपिनियन देने को जा रहा हूं, मुझे डर ये लग रहा है, इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटीज है, इतने अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं कि कंपनी वापस टेक ऑफ होगा नहीं होगा, डूब जाएगा, कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, किस भाव में खरीदेगा, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, कोई गारंटी नहीं है, एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी है। तो मुझे लग रहा है भले मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है इंफॉर्मेशन देने का, इंडिविजुअली अगर मुझे इन्वेंट्री पे बोलना होता तो मैं बोलता ठीक है, रिसीवेबल बोलना होता बोलता ठीक है, बट ओवरऑल कंपनी के ऊपर आज ओपिनियन देना मेरे लिए ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो गया है। तो डिस्क्लेमर एक रेयर सर्कमस्टेंसेस में आ सकता है जहां पर आपको इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट कलेक्टिवली इतनी अनसर्टेनिटीज है कि आप ओपिनियन दे ही नहीं सकते हैं। तब भी हम क्या दे सकते हैं? सी डिस्क्लेमर का मतलब क्या है? पूरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आप ओपिनियन ही देना नहीं चाहते। हम क्या बोलते हैं? वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्या बोलते हैं? वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये एक्सट्रीम केस है, मतलब जहां पर हमें सही में नहीं समझ में आ रहा है कि हमने ओपिनियन क्या देना चाहिए। प्रॉब्लम मैनेजमेंट में नहीं है, मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है इंफॉर्मेशन देने का, प्रॉब्लम सर्कमस्टेंसेस में जहां हमको लग रहा है अब बहुत डिफिकल्ट हो गया है कमेंट करना। आइए लेट्स रीड पॉइंट नंबर बी। देखो
Auditor shall disclaim an opinion in extremely rare circumstances, जहां पर देखो mark the word multiple uncertainties है. ऑडिटर बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग, हम मानते हैं हमने हर एरिया में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन किया है फॉर ईच ऑफ द इंडिविजुअल अनसर्टेनिटी. इंडिविजुअली सब एरिया चेक करने का ट्राई किया, फिर भी पॉसिबल नहीं है टू फॉर्म एन ओपिनियन. क्यों सर? क्योंकि हमें लगता है इन सारी अलग अलग अनसर्टेनिटीज का इंटरैक्शन अगर मैं साथ में देखूं तो मुझे डर लग रहा है शायद क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा और कुछ अजीब सा हो सकता है, इसलिए मैं ओपिनियन देना नहीं चाहता. क्लासिक एग्जांपल, व्हाई डेलॉयट रिजाइन्ड फ्रॉम बायजूस. क्योंकि अगर बायजूस के केस में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देने से मना कर रहे हो, पब्लिकली आपका जो शेयर होल्डर्स है वो एग्जिट करने का बात कर रहा है, द एम्प्लॉइज आर बीइंग लेड ऑफ, तो मुझे डर क्या लग रहा है? धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे नहीं पता. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस. अगर आप मुझे रेडी प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, तो मुझे पता था डिस्क्लेमर ही आने वाला है. तो ऑडिटर ने क्या चूज किया? अनदर पाथ. वो बोलता है डिस्क्लेमर के वजह मेरे को कंटिन्यू नहीं करना है. उसने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया. सो इवन रेजिग्नेशन इज समवेयर इक्वल्स टू इवेंचुअली डिस्क्लेमर ओनली, क्योंकि रेजिग्नेशन मतलब एज गुड एज आई डोंट वांट टू गिव एन ओपिनियन. बात समझ में आया क्या? अगर ये ऐसा होता, मैंने ऑडिट कर लिया और आखिरी में आके मेरे को लग रहा है कि भाई मैं रिपोर्ट में कंक्लूजन दे नहीं सकता हूं, तो मैं क्या बोल देता? डिस्क्लेमर देना चाहता हूं. थोड़ा सा ये सेंटेंस समझ में आया क्या? ये एक बाउंसर है कि भाई हो सकता है इंडिविजुअली सब ठीक लग रहा है, फिर भी ओवरऑल लेवल पे मैं ओपिनियन नहीं दे सकता हूं. आई एम स्टिल नॉट कंफर्टेबल, आई कैन स्टिल गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर नाउ? पक्का ठीक लगता है? अरे ठीक लगता है, नीचे आइए, वर्डिंग्स को पढ़िए. मैं आपको कल बताया था, याद है क्या? लास्ट में एकदम आखिरी में क्वेश्चन दिखाया था मैंने आपको आईसीआई का, कि वो अब से आपको ड्राफ्ट करने के लिए बोल सकता है. जनरली ऐसा नहीं करता है. लेट्स रीड द वर्डिंग्स. आइए देखो वर्डिंग्स क्या बोलता है. पेज नंबर 1F.27. थोड़ा सा मास्टर बढ़ा, सब बराबर है, थोड़ा आवाज बढ़ा दे. देखो क्वालिफाइड के केस में आपका लैंग्वेज क्या होगा? आपको याद है क्या? मैंने दो फ्रेमवर्क पढ़ाए थे, फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस. कंप्लायंस में बोलते हैं आर प्रिपेयर्ड. फेयर प्रेजेंटेशन में बोलते हैं एक्चुअली में दे आर प्रेजेंटेड फेयरली और नॉट. ट्रू एंड फेयर है या नहीं? याद आया क्या आपको? आइए वैसा ही उन्होंने अलग अलग वर्डिंग्स आपको लिख के दिया अंडरस्टैंडिंग के लिए. देखो क्वालिफाइड में वर्डिंग क्या आएगा? हम बोलेंगे भाई ड्यू टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा ओपिनियन पैराग्राफ में आना चाहिए. इन द ऑडिटर्स ओपिनियन एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर. मतलब सेम पूरा लैंग्वेज आएगा, बस बीच में वर्ड क्या आ जाएगा? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स. अच्छा यहां नोटिस करो, दो वर्ड आ सकते हैं, इफेक्ट भी आ सकता है या पॉसिबल इफेक्ट भी आ सकता है. याद करो ना कि आपके पास में क्वालिफिकेशन आने के दो ऑप्शन थे, या तो गलती मिलेगी या लगता है गलतियां हो सकती है. गलती मिल गई तो बोलेंगे इफेक्ट, गलतियां लगता है हो सकती है तो बोलेंगे पॉसिबल इफेक्ट. यस और नो? पक्का? इधर आके चेक करो ना, एग्जाम्पल से सारे के सारे एक एक करके उठाते हैं, सारे जल्दी क्लोज करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 1 कौन सा ओपिनियन है? क्वालिफाइड. पेज नंबर 1F.32. हमको पता है सर ओपिनियन हेडिंग में पहले इंट्रोडक्शन आता है, बराबर है कि नहीं है? इसके बाद देखो, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर. डिस्क्राइब्ड किधर है? बेसिस फॉर क्वालिफाइड. कहना इसे नीचे डिस्क्राइब्ड रहेगा. इधर जो मैटर लिखा है इसके अलावा एवरीथिंग एल्स इज ट्रू एंड फेयर. क्या क्वालिफाइड में दो लैंग्वेज आ सकता है? एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट और एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट. बताया था कि नहीं बताया था? ये क्वालिफाइड का एग्जाम्पल नंबर 1 है एंड क्वालिफाइड का एग्जाम्पल नंबर 3. 1F.36 लैंग्वेज देख लीजिए. एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, लैंग्वेज याद रहेगा. एवरीथिंग एल्स इज ट्रू एंड फेयर, एक्सेप्ट वर्ड आना चाहिए. इज दैट क्लियर टू यू? एडवर्स में जरा क्या देखो क्या बोलते हैं. आइए अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 34. रीड अबाउट एडवर्स. In our opinion, to the best of our information and explanation given to us, because of the significance of the matters given under basis for adverse opinion, हमें लगता है financial statements do not give. Can I say पूरे financial statement पे comment कर दिया that they do not give a true and fair view. Is that clear to you? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है? अब आ जाओ disclaimer. That is where a good question can come in the exam. सुनो डिस्क्लेमर में क्या क्या पूछ सकता है.
सुनिएगा, इधर ना पूरा ओवरव्यू देता हूं क्या क्या चेंजेस हैं, फिर एग्जाम का क्वेश्चन क्या है वो भी बता दूंगा। 5 मिनट सुनिएगा, विल बी डन। 705 ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। देखो क्या बोलता है डिस्क्लेमर में, पहले तो हेडिंग डिस्क्लेमर आएगा। नॉर्मली हम बोलते हैं वी हैव ऑडिटेड, इस बार आएगा वी वर एंगेज टू ऑडिट, मतलब ये ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मतलब ये ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। फर्स्ट लाइन बदल जाएगा, नॉर्मली बोलते हैं वी हैव ऑडिटेड, यहां बोलेंगे वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट, एंड क्लियरली बोलेंगे वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। क्यों सर? बिकॉज वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। ये लैंग्वेज एकदम बदल जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? एग्जाम में पूछ सकता है डिस्क्लेमर के केस में ओपिनियन हेडिंग में क्या क्या आएगा, आपको बोलना पड़ेगा वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट इस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड ओपिनियन में इन आवर ओपिनियन नहीं आएगा, वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? लैंग्वेज बता पाओगे कैसे डिफरेंट है, हाँ या ना? दूसरा क्वेश्चन जो सबसे खतरनाक है, ये जो आपका ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी हेडिंग होता है ना, नॉर्मली ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा लिखा था, याद है मैंने छोड़ दिया था, बोला था समरी ऑफ अदर एसेस है। इधर ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटा हो जाता है क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज आएगा, और वो एग्जाम में पूछेगा कि भाई डिस्क्लेमर के केस में ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा, डिस्क्लेमर के केस में ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा। पढ़िए मेरे साथ में। सर हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। ऐसा लग रहा है कि तुमने कहीं और पढ़ा था, या तो बेसिस फॉर ओपिनियन में आता था। इसमें ना बेसिस फॉर ओपिनियन में वो जनरल कंटेंट आता ही नहीं है। याद करो फर्स्ट डे बेसिस फॉर ओपिनियन में एक पैराग्राफ आता है, वी कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस, वी आर इंडिपेंडेंट एंड एथिकल, डिटेल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब इधर आता ही नहीं है। इधर सीधा रीजन आएगा कि आप डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हो, क्योंकि ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ है, इसीलिए वो चीज जो कहां है कहां चले जाएगी, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में। इधर पूछेगा ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा, पहले बोलेंगे हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने ऑडिट कैसे करना चाहिए एज पर एसेस, और एसेस सबसे ऑडिट करने के बाद हमने क्या करना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट देना चाहिए। हाउएवर इस केस में हमने ओपिनियन दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया? बिकॉज वी वर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड, ऐसा लग रहा है बता रहा है हमने नॉर्मली ऑडिट करना चाहिए एज पर एसेस एंड ओपिनियन देना चाहिए। इस केस में हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही ऑब्टेन नहीं कर पाए, इसलिए हम ओपिनियन दे ही नहीं पाए। बराबर है क्या नहीं है? अरे बराबर है क्या नहीं है? एंड एक पैराग्राफ आएगा, हाँ हम नॉर्मली इंडिपेंडेंट थे उस ऑडिट के लिए, मतलब हमने जो इंडिपेंडेंस के लिए एथिकल रिक्वायरमेंट है वो हमने फुलफिल किया है। कैन आई से एक्चुअली में ये तीनों चीजें नॉर्मली आती है कहां पर, बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ में। कहां पर आती है? बेसिस फॉर ओपिनियन। वो वहां पर नहीं आएगी, वो सीधा उठा के कहां पर आएगी अभी, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में। एंड इसके अलावा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अरे क्योंकि ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ये एग्जाम में अलग से क्वेश्चन पूछेगा, डिस्क्लेमर के अंदर ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आना। अब तुमको थोड़ा रोज रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, तुम अगर रोज रिवाइज करोगे तो ये समझेगा। अब अगर सिर्फ डायरेक्टली ऑनलाइन पब्लिक तुम अगर डायरेक्टली सोच रहा मेरे को सुनेगा सब हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मैं तेरे को बता सकता हूं अलग क्या है, पर थोड़ा तेरे को घर जाके पढ़ना तो पड़ेगा। ये कंटेंट नॉर्मली किधर आ रहा था, बेसिस फॉर ओपिनियन में आ रहा था, अब वहां पर नहीं आएगा। मतलब एक ही एक्सट्रीम केस है, कौन सा, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर में बेसिस फॉर ओपिनियन में जनरल कंटेंट नहीं आता है, सिर्फ रीजन फॉर डिस्क्लेमर आता है। एंड वो जो जनरल कंटेंट है कहां चले जाता है, ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी में चले जाता है। इसके अलावा ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी में और कुछ भी नहीं आएगा, इसीलिए वो पूछेगा कि डिस्क्लेमर के अंदर ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा। समझा क्या? दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन विच दे विल आस्क यू एंड ट्रबल यू इन केस ऑफ विच ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इज दैट क्लियर टू यू? मतलब सर हमने 705 में क्या क्या पढ़ा, मॉडिफिकेशन कब कब आता है, 3 टाइप के मॉडिफिकेशन, कौन सा मॉडिफिकेशन कब आएगा, किस पे वो डिपेंडेंट है, 2 फैक्टर्स आया ना। वर्डिंग्स पढ़ाया तीनों का, क्वालिफाइड का वर्डिंग, एडवर्स का वर्डिंग, डिस्क्लेमर का वर्डिंग। डिस्क्लेमर में दिमाग लगाना है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? एंड ओपिनियन हेडिंग के अंदर चेंजेस क्या आएंगे।
वी हैव ऑडिटेड की जगह आएगा वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट. इन आवर ओपिनियन की जगह आएगा वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन. इज दैट क्लियर टू यू? ये अगर आपको पता है तो आपका 705 का मेजर पार्ट हो चुका है. इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछेंगे. अब एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है 705 से मस्त पूछा जा सकता है. आ जाओ. नोट नंबर 6. कम टू नोट नंबर 6. पेज नंबर 1F.30. पढ़ो जरा नोट नंबर 6 क्या बोलता है. सर, कॉन्सिक्वेंसेस of an inability to obtain sufficient and appropriate audit evidences due to management imposed limitation after the auditor has accepted the engagement. सुनिए, ऑडिट में ना 5 स्टेप्स होते हैं. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. पहले हम बिजनेस समझते हैं, फिर हम एंगेजमेंट टर्म्स को अग्री करते हैं, फिर हम प्लान करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन होता है, फिर रिपोर्टिंग आता है. ये 5 स्टेप्स हैं. ये बोल रहा है आपका एंगेजमेंट टर्म्स एक्सेप्ट हो गया है. अब ऑडिट कर रहे हो. ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट आपके ऊपर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है. क्या लगा रहा है? कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन. वो बोल रहा है इन्वेंटरी चेक मत करो, वो बोल रहा है इस ब्रांच के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए मत जाओ, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, ये रजिस्टर का एक्सेस नहीं मिलेगा. मतलब वो कोई ना कोई क्या लगा रहा है? रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है. कब लगा रहा है? ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद. अगर एक्सेप्ट करने के पहले लगाया होता तो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करता. इस बार वो क्या बोल रहा है? ऑडिट एक्सेप्ट हो चुका है, उसके बाद मैनेजमेंट क्या लगा रहा है? रेस्ट्रिक्शन. तो क्या करोगे? ऑब्वियसली पहले मैनेजमेंट से पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, कोई जस्टिफाइबल रीजन है क्या? नॉर्मली ऐसा कोई जस्टिफाइबल रीजन जनरली होता नहीं है. आई गिव यू एन एग्जांपल क्या हो सकता है. ऑडिटर चाहता है कंफर्मेशन लेटर भेजना. याद है क्या कंफर्मेशन लेटर? 505. मैनेजमेंट बोलता है भाई इस पार्टी को कंफर्मेशन लेटर मत भेजो. तुमने पूछा क्यों मत भेजू? वो बोलता है यार इस पार्टी के साथ में हमारा कोई पेंडिंग लिटिगेशन चल रहा है, तुम लेटर भेजोगे, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करें, तुम्हारे लेटर की वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाएगा. अरे कस्टमर है, उससे पैसा रिसीवेबल है, हमको मालूम है रिसीवेबल है, बुक्स के अंदर दिख भी रहे, और हमको मालूम है पूरा पैसा नहीं आएगा, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाया है. तुम उसको पूरा अमाउंट कंफर्म करने के लिए लेटर भेजोगे, वो लड़ाई करेगा, गुस्सा हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली कहना इसे हमारा जो ओवरऑल बिजनेस रिलेशनशिप है वो हैम्पर हो जाएगा. तुम इसको लेटर मत भेजो, किसी और को लेटर भेजो. आर दे पुटिंग अ रेस्ट्रिक्शन? यस. बट आर दे गिविंग अ जस्टिफाइबल रीजन? हाँ. वो जो बोल रहा है उसके पीछे एविडेंस चेक कर लेने का. अगर ठीक लग रहा है तो ओके, अदरवाइज नॉर्मली मैनेजमेंट ने ऑडिटर को कोई भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगाना नहीं चाहिए. अगर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो ऑडिटर ने कंटिन्यू नहीं करना चाहिए. ऑडिटर ने सोचना चाहिए ये रेस्ट्रिक्शन की वजह से क्या कोई गलतियां ऐसी होगी जो मुझे नहीं मिलेगी, क्या मैंने क्वालिफाइड देना चाहिए, या ये परवेजिव हो सकता है. परवेजिव हो सकता तो शायद मैं ओपिनियन दे ही नहीं सकता है. कैन आई कंसिडर विड्रॉल फ्रॉम एंगेजमेंट? यस. ये एक्सट्रीम केस हो जाएगा. आइए एक डायग्राम दिया है पीछे देखो. इफ ऑडिटर इज नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, क्योंकि मैनेजमेंट ने क्या लगाया है? लिमिटेशन लगाया है. पर ध्यान रखना एंगेजमेंट एक्सेप्ट हो चुका है. क्या पहले मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज लिमिटेशन हटा दीजिए? अगर वो हटा देंगे तो हम वी विल कंटिन्यू विद द नॉर्मल ऑडिट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर मैनेजमेंट मना करता है, अभी भी रेस्ट्रिक्शन लगाता है, विल यू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी? टीसीडब्ल्यूजी इज ऑडिट कमिटी. किसे कम्युनिकेट करोगे? ऑडिट कमिटी. कोई ना कोई दूसरा तरीका लगाने का ट्राई करोगे. ऑडिट में हमेशा बोलते हैं प्रॉब्लम है इंक्वायर करो, कम्युनिकेट करो, पहले ऑडिट कमेटी को लूप में रखो, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगाओ. सब कुछ लगाने के बावजूद भी कंफर्ट नहीं आता, 705 पे जाओ. कहां जाओ? 705. देखो स्टिल नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. तो आप क्या कर सकते हो? सोचो 705. अगर लगता है इफेक्ट मटेरियल है बट क्या नहीं है? परवेजिव. क्या आएगा? क्वालिफाइड. अगर पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल भी है, क्या लगता है? परवेजिव भी है. कैन यू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट? यस. या मैं डिस्क्लेमर भी दे सकता हूं कि हाँ सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ऑडिट हो गया है तो डिस्क्लेमर दे दो, पूरा ऑडिट नहीं हुआ है तो विड्रॉ कर दो. बाईजूस का केस देख लो ना यार, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, मैंने विड्रॉ कर दिया. अगर मेरे को कंटिन्यू करना होता तो मैं डिस्क्लेमर भी दे सकता था. डू यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन? इस पे वो क्वेश्चन पूछ सकता है. यही एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया हुआ है. दिस इज द एंटायर एक्सप्लेनेशन. उसका ही डायग्राम है. आप चाहो तो 2 मिनट डायग्राम देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन देख सकते हो. ये 705 में आपको पता होना चाहिए. आई विल शो यू सम क्वेश्चंस. 2 मिनट आप डायग्राम स्पेंड कीजिए, देख लीजिए, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाते हैं.
ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हो क्या आप लोग बच्चों? काइंडली रिस्पॉन्ड। ठीक लग रहा है? क्वेश्चन दिखाऊं आपको? चलो, क्वेश्चन देखने के बाद थोड़ा रियलिटी चेक होता है। कल वाला क्वेश्चन देखो, नंबर 12, लास्ट में हमने डिस्कस नहीं किया था उस क्वेश्चन को। डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एडवर्स एंड अ क्वालिफाइड ओपिनियन। पहले तो डिफरेंस बताने का है, कुछ नहीं। एडवर्स का डेफिनेशन लिख दो, क्वालिफाइड का डेफिनेशन लिख दो। क्वालिफाइड दो सर्कमस्टेंसेज में आता है, एडवर्स एक ही सर्कमस्टेंसेज में आता है। ऑल्सो ड्राफ्ट एन ओपिनियन पैराग्राफ फॉर बोथ टाइप्स। मतलब ओपिनियन हेडिंग के अंदर अगर क्वालिफाइड हुआ तो क्या आएगा, एंड अगर एडवर्स हुआ तो क्या आएगा। अब देखो आंसर, दिस इज नंबर 12। पढ़ के देखो, तुम्हारे सबसे ठीक लगता है क्या? सेम डेफिनेशन लिखा है क्या उसने? एडवर्स तब आएगा जब हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है और हमें लगता है जो गलतियां हैं वो क्या है, मटीरियल भी है, परवेजिव भी है। डेफिनेशन आ गया एडवर्स का। जबकि अगर मुझे लगता है गलतियां परवेजिव नहीं है तो क्या आएगा, क्वालिफाइड आएगा। कहने से क्वालिफाइड का एक और सर्कमस्टेंसेस होता है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट। इन्होंने नहीं लिखा, आपने वो भी लिखना चाहिए। इन्होंने सिर्फ बोल दिया एक सर्कमस्टेंसेस में गलतियां मिली, मटेरियल है लेट्स से मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड। मटेरियल है प्लस परवेजिव भी है, एडवर्स। इन्होंने दूसरा सर्कमस्टेंसेस दिया ही नहीं। आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब मुझे क्या करना है, ड्राफ्टिंग करने का। देखो ड्राफ्टिंग, एडवर्स ओपिनियन, हेडिंग आया क्या? देखो पहला पैराग्राफ सेम दिखता है क्या, हमने ऑडिट किया है। अब इन्होंने सीएफएस वाला कॉपी पेस्ट कर दिया। आप डरो मत, सीएफएस ऑडिट आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में कौन सा है, एसएफएस ऑडिट। तो हमने क्या बोलना चाहिए, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी। उसके सब्सिडीज वगैरह वाला पॉइंट आएगा ही नहीं, क्योंकि ये है ही नहीं आपका सीएफएस ऑडिट सिलेबस में। सजेस्टेड आंसर में दोनों मिलेगा, उन्होंने कॉपी पेस्ट सीएफएस वाला कर दिया, क्योंकि ये नॉर्मली फाइनल में पूछा जाता है। आई टोल्ड यू दे डोंट आस्क ड्राफ्टिंग इन इंटरमीडिएट, बट पहली बार आईसीआई के मॉड्यूल में उन्होंने बोला ड्राफ्टिंग पूछने का ट्राई करेंगे, तो मेरे को लगता है पहली बार एग्जाम में भी ट्राई करेंगे। तो आपने चुपचाप इस क्यों टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। देखो वापस से एक बात, आप में से मेजोरिटी लोगों ने एक आध बार तो सब्जेक्ट ढंग से पढ़ा हुआ है। आपको समझना है कि मुझे इस सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है। इस सब्जेक्ट का डेंजरस पार्ट ये है कि अगर आप टाइम डिवोट करके ना समझे वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपको तो लगेगा आपको सब्जेक्ट में सब आता है, और पेपर देखने का पता भी नहीं चलेगा उसने पूछा क्या है। दैट इज द बिगेस्ट थ्रेट। सी एटलीस्ट एफएम कॉस्टिंग में मालूम है मेरे को आता है कि नहीं आता है। देयर इज नो मिड वे इन दिस सब्जेक्ट। इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग यू कैन स्टिल राइट डिजास्टर्स आंसर्स, बिकॉज यू वोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू आस्क। अगर किसी ने अभी ड्राफ्टिंग पढ़ा ही नहीं होगा, सोच वो अननेसेसरीली एक एक क्वेश्चन आएगा रिपोर्ट चैप्टर से पूरा का पूरा, यही क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आ गया। तो मतलब मैंने 700, 701, 7 सब पढ़ा, ये ड्राफ्टिंग नहीं पढ़ा बस। कहना ऐसे एक ही गलती की वजह से मेरा पूरा का पूरा पेपर का अंदर एक चैप्टर तो खराब हो गया कि नहीं हो गया। एंड तुमको मालूम है कि अगर थियरी के अंदर एक भी क्वेश्चन जो बहुत आसान है खराब हो जाता है तो क्या हो सकता है। तो सिंपल वापस अप्रोच, मेरा तरीका ये आपको बताने का कि भाई पढ़ते वक्त मैं आपको हर चीज बताने को बता सकता हूं। तुमने खुद से पढ़ने के लिए अप्रोच क्या लगाना है, वो थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहिए। 705 ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मेरे को क्या आंसर लिखना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन पढ़ रहा हूं, पैराग्राफ भी देखना चाहिए, कोई भरोसा नहीं पूछ लेगा। दैट शुड बी योर अप्रोच। इज दैट क्लियर टू यू? चलो पहला पैराग्राफ देखो क्या बोलते हैं, हमने ऑडिट करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसमें क्या क्या आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल इंक्लूड बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एसओसी। ये ना फर्स्ट पैराग्राफ है, यहां से शुरुआत होता है ओपिनियन। देखो, इन आवर ओपिनियन इनटू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू एस बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जो हम डिस्कस काम करेंगे, बेसिस फॉर एडवर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियरली बोल रहा है क्या, डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। कहना इसे अगर एक बार भी रीड किया होगा तो ये खुद से ड्राफ्टिंग कर सकते हो। क्वालिफाइड में सब बोलेगा, बट क्या बोलेगा, एक्सेप्ट। क्या बोलेगा, एक्सेप्ट। देखो सेम चीज यहां से शुरुआत होगी, पूरा का पूरा पार्ट सेम रहेगा, डिफरेंस आएगा यहां पे, इन आवर ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ मैटर। बाकी पूरा पैराग्राफ सेम है। मतलब इट जस्ट दैट मेरे को एक बेसिक डिफरेंस ढूंढ करके अप्रोप्रिएट तरीका आना चाहिए, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरे को मालूम है तुम ये सेम क्वेश्चन पूछ पूछ के मेरे को पकाने वाले हो।
सर एग्जाम में आंसर लिखने का, राइटिंग करने का टिप्स। ऑडिट में कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तुम आईसीआई का मॉड्यूल में खुद उनका आंसर दिख रहे हो। उन्होंने एक हेडिंग के अंदर 2 पैराग्राफ लिखना चाहिए, 1 पैराग्राफ में डाला कि नहीं डाला है तुम्हारे सामने है। इसलिए जानबूझ के मैंने अपना मॉड्यूल निकाला भी नहीं, आईसीआई मॉड्यूल निकाला है। तुम वरना सोच लोगे मैंने फॉर्मेटिंग गलत कर दिया होगा। मैंने सेम ही क्वेश्चन उठाया। मेरा बात सुनो प्लीज, थोड़ा मैच्योर हो जाओ। आप में से मेजोरिटी लोग ऑलरेडी ग्रुप 1 लिख चुके रहेंगे, ग्रुप 2 शायद पहली बार लिखेंगे, या इसके बाद आगे फाइनल लिखना पड़ता। देयर इज नो फॉर्मेट। अगर ऐसा होता तो ऑडिट में सोचो कितने कैटेगरी के क्वेश्चन है। मतलब ऑडिट में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है, चैप्टर स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कंपनी ऑडिट क्वेश्चन है, कारो क्वेश्चन है। क्या ऐसे मस्त ऐसा सजेस्टेड आंसर के लिए एग्जामिनर को फॉर्मेट बना के देगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बकवास है वो। कोई फॉर्मेट नहीं होता है, सही आंसर होता है। तू ये सेम चीजें काम करना, हेडिंग लिख, क्वालिफाइड ओपिनियन 5 पॉइंट में लिख, तेरे को पूरा मार्क्स मिलता है। मैं बोलता हूं अरे आंसर सही होना चाहिए, सिंपल सा बात है। और मैं डायरेक्टली बात बोलता हूं, वो जो 8 मार्क का क्वेश्चन, 12 मार्क, द टाइम इज गॉन। इट्स गोइंग टू बी 4-5 मार्क क्वेश्चन, स्पेसिफिक आंसर, बात खत्म। इस पूरे इसमें तूने 705 नहीं भी लिखा ना, मैं बोलता हूं इन्होंने अंदर लिख दिया। ऐसा सोचो ना, लॉ में तो तुमको बोलते हैं ना पहले सेक्शन आना चाहिए, किधर है? थर्ड पे क्यों लिखा है फिर? आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। अरे मैंने पूछा 705 क्या होता है, तो मॉडिफिकेशन, तू वो आंसर लिखना। तू दुनिया में जाएगा, लोगों को ऐसे नंबर याद भी नहीं रहेगा। जो ईओ में साइन करने वाला आदमी वो याद करता है क्या 705, 706 पैराग्राफ नंबर 4 क्या होता है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट में लिखता है क्या 705? ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट ही लिखता है ना, साइन कर देता है ना। बराबर है कि नहीं है? कुछ नहीं होता ऐसा। दिमाग से डिलीट कर दो इस चीज को प्लीज। ऑनलाइन पब्लिक तुम पहले, समझ में आया क्या? मैं गुस्से में नहीं हूं, मैं प्यार से बता रहा हूं। किसी ने मेरे को बोला तुम सर हमेशा गुस्से में, अरे गुस्से, सीधा बात कर रहे हैं डायरेक्टली यार। मतलब बहुत बटर नहीं लगा सकता मैं वो नहीं पसंद है। बट स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा, कोई फॉर्मेट, दिमाग से डिलीट। तुम्हारा दिमाग एक ही चीज पे काम करना चाहिए, मेरा सिलेबस क्या क्या है, उसमें वो किधर किधर क्या क्या बोल रहा है। तुमने अगर वो किया, यू विल नॉट जस्ट पास इंटर, आई एम टेलिंग यू सीए फाइनल ऑडिट ऑल्सो, सिलेबस गोज इन द सेम डायरेक्शन। कोई डिफरेंस, मतलब तू क्वालिफाई हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दो ही पेपर है ऑडिट से रिलेटेड, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत है फालतू में। और जब तू प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस भी क्या, सिंपल चीज, क्या मेरे को कीवर्ड पता है क्या, एडवर्स में क्या पता होना चाहिए, डू नॉट गिव टू एंड फेयर, ये पता होना चाहिए। क्वालिफाइड में क्या पता होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट और पॉसिबल इफेक्ट। अब तू पॉइंट में लिख, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो वर्ड आना चाहिए। वो लिखा है, तुझे मार्क्स मिलेगा। उसका चेकिंग करने का तरीका सिंपल है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, कुछ कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, उस चक्कर में बच्चों को लगता है मेरा बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ तो मेरे को बहुत मार्क्स मिलेगा। प्लीज डोंट थिंक लाइक फाउंडेशन नाउ, दैट वाज गुड फॉर फाउंडेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए क्लियरली लिख क्या रहे हो। लोग क्यों बोलते हैं पॉइंट में लिखने के लिए? क्योंकि अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत बुरा भी है ना, मेरे जैसा अगर, तो पॉइंट में अगर लिखा तो समझ जाएगा लिखा क्या है। इसलिए वो बोलते हैं पॉइंट में लिखो। वो बोलते हैं ना 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दो, क्योंकि आप जब घटिया हैंडराइटिंग में लिखोगे तो उसको समझेगा नहीं क्या है। और कोई तरीका नहीं है। इफ योर हैंडराइटिंग इज फेयर इनफ दैट अ नॉर्मल पर्सन कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, डू नॉट यूज योर ब्रेन, ये दिमाग में डिलीट कर दो। इज दैट क्लियर टू यू? दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू ऑडिटिंग, ऑल्सो टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उधर तो फॉर्मेट ही नहीं है, उधर तो सीधा पॉइंट है, चुपचाप लिखना शुरू कर दे और बस वही लिख जो मॉड्यूल में है। ऑडिट में तो फिर भी तू तेरे भाषा लिख सकता है, सच्ची में कीवर्ड पिक किया तो तेरा लैंग्वेज तेरे हिसाब से लिखेगा, एक्सेप्टेबल है। एसएम में एक्सेप्टेबल नहीं है, उनको लगता है मैनेजमेंट ऐसा होता है। प्रॉब्लम है ना, इधर 600 पेज है तो उनको मालूम है तू याद नहीं कर सकता है, उधर 150 पेज है तो बोलता है याद कर। समझा क्या? इज दैट क्लियर टू यू? स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगली बार रिपीट नहीं करूंगा। ऑनलाइन पब्लिक बराबर है क्या? आगे बढ़ू, एक क्वेश्चन और देखें। चलो, एक क्वेश्चन और था जो मुझे आपको दिखाना था। जॉइंट रोड वाला नहीं, कारो तो अभी तक पढ़ा है नहीं आपको। बढ़िया क्वेश्चन, ये हम बाद में देखेंगे। चलो, मेरे पास आई थिंक मेरे मॉड्यूल में एक क्वेश्चन रहेगा।
रीड दिस क्वेश्चन। ये एक सिमिलर क्वेश्चन है, आपको मैं, ये आरटीपी का है, एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन में दिखाता हूं, डोंट वरी। रीड दिस क्वेश्चन। व्हेन द ऑडिटर disclaims an opinion due to inability to obtain sufficient and appropriate audit evidence, auditor shall amend, देखो क्या बोलता है, description of auditor's responsibilities as required by SA, it is not required by 7, it is required by 705। अभी आईसीआई के क्वेश्चन में गलती नहीं ढूंढते, मिला, इसलिए बोल रहा ज्यादा होशियारी मत कर, क्वेश्चन गलत है उनका, इट शुड बी एज पर 705, जाने दो। अभी के लिए क्या क्वेश्चन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है क्या? एक बार जरा आंसर पढ़ के देखो, अभी जैसे आपको एक्सप्लेन किया था। हमने ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए एज पर एसेज एंड रिपोर्ट देना चाहिए। हाउएवर बिकॉज ऑफ दीज मैटर्स हमें तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं, तो हम ओपिनियन नहीं दे सकते, बराबर है। और लास्ट में जनरली हम ऑडिटर, जैसे हम इंडिपेंडेंट है, हमने क्या कंप्लाई किए, बोला था ना, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पे सिर्फ ऐसे में उन्हें क्या पूछना है ये अगर पता है, यू कैन नॉट गो रॉन्ग। एंड आई एम टेलिंग यू, इवन एट अ फाइनल लेवल दे आस्क द सेम क्वेश्चंस, कुछ अलग ही नहीं है, वो ऐसे है ही उतना सा। समझा क्या? मैं बस 5 एग्जांपल और दे सकता हूं, बाकी कुछ भी नहीं है, वो ऐसे है ही उतना, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। समझा क्या? चलो एक क्वेश्चन और देखता हूं, वैसा ही क्वेश्चन था, कोई और तरीके से पूछा हुआ था उन्होंने। हाँ अच्छा क्वेश्चन, नंबर 4 पढ़ो। जैन 21, वो आपके कोविड के अंदर मिडिल में से मल्टीपल एग्जाम्स हुए थे ना एक अटेम्प्ट के लिए, इसलिए जैन दिख रहा है। व्हाट एन ऑडिटर शुड स्टेट, कहां पर, इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, एंड व्हेन द ऑडिटर मॉडिफाइज द ओपिनियन व्हाट अमेंडमेंट्स ही शुड मेक इन दिस सेक्शन। बेसिकली पूछ रहा क्या है, बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या आता है, याद है क्या? बेसिस फॉर ओपिनियन में 4 चीजें आती है। वी हैव कंडक्टेड द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। डिटेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किधर जाना पड़ेगा, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में जाना पड़ेगा। अरे बराबर है कि नहीं है? हम इंडिपेंडेंट एंड वी हैव कंप्लाइड विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? मतलब इन सिंपल टर्म जनरल 4 कंटेंट आएगा, बाद में याद करना। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो हेडिंग बदल जाएगा, हेडिंग विल बिकम बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स या बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। अब सुनो, बेसिस फॉर क्वालिफाइड हुआ या एडवर्स हुआ तो उसमें याद है रीजन फॉर मॉडिफिकेशन भी देना पड़ेगा। पढ़ के देखो आंसर, पहले 4 पॉइंट एज इट इज कॉमन। डन, सेम है। अब देखो ऑडिटर ने अमेंडमेंट क्या करना चाहिए, अगर मॉडिफिकेशन दिया तो हेडिंग बदल जाएगा ना, बेसिस फॉर ओपिनियन विल बिकम ईदर बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स और बेसिस फॉर डिस्क्लेमर। एंड इसके अंदर क्या हमें डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, किसकी वजह से मॉडिफिकेशन आया। ये सबसे टफेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है, 6 मार्क के लिए जो आ सकते हैं, एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चन नहीं है, 5 मार्क के लिए आएगा। 4 नंबर मिलेगा इसके लिए, 1 नंबर मिलेगा इसके लिए, खत्म। Are you finding it comfortable now? बढ़िया से अप्रोच करो, प्रिपेयर करो, क्वेश्चंस देखो। अब ऐसा एक आध आंसर लिखने का प्रैक्टिस कर लो कि कॉन्फिडेंस आता है क्या। इफ यू आर कंफर्टेबल गो अहेड, आगे बढ़ो सीधा। डन, 705 ओके। ऑनलाइन पब्लिक, आर यू कंफर्टेबल? आगे बढ़े, लेट्स गो टू 706। चलो रिवीजन सेशन 705 डन। बस मैं आपको इधर फास्ट ट्रैक में लिखवा नहीं सकता हूं यार, अगर मैं लिखवाने के लिए गया तो फिर 100 घंटे में भी कुछ नहीं होगा। यू नो दैट इज नॉट पॉसिबल। मैंने एक बच्चे का स्कैन करवा लिया है, वो स्कैन करके थोड़ा सीक्वेंसिंग हो रहा है, एंड वंस इट इज डन, आई थिंक आज या कल के अंदर मैं जो हैंड रिटन नोट्स है जो बच्चा क्लास में लिखते रहता है ना, वो अपलोड कर दूंगा। नोटबुक ले लिया है, जेरोक्स हो गया है, स्कैनिंग हो रहा है, सब सीक्वेंस देखना पड़ेगा बस। उसने भी तो, और स्पेलिंग मिस्टेक्स तो माशाल्लाह कर रहे हैं, मैंने 2-3 पेज देखे, मेरे को समझ में आया, ब्यूटीफुल मिस्टेक्स, डिस्क्लेमर की स्पेलिंग ही गलत है। तो जान दे, मैं उसके नीचे डिस्क्लेमर खुद का लिखूंगा, दैट द स्पेलिंग एंड द हैंड राइटिंग इज ओन्ड बाय अ स्टूडेंट, आई डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेम। आ जाओ 706, दिस इज कॉल्ड एज एम्फसिस ऑफ मैटर, पैराग्राफ एंड अदर मैटर। कुछ नहीं, 2 ऐसे बचे जो दिमाग लगाने वाले, एक 706 है, दूसरा 701 है, दोनों पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगा यार।
ऐसा ग्रेट नहीं है। चलो 706 एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर, दोनों में डिफरेंस क्या है एक ओवरव्यू देता हूं, 5 मिनट के लिए सुनिए, समझेगा। अगर ऑडिट के दौरान आई कम अक्रॉस सर्टेन मैटर्स जो मुझे लगता है मेरे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? सर ये मैटर्स ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटेड है। मेरे यूजर ने ये मैटर पढ़ना चाहिए, तब जाके उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आएगा। मतलब ऑडिट के दौरान auditor comes across certain matters, he believes they are important for my users for fundamental understanding of financial statements, and इन मैटर्स को उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया है। क्या किया है? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया है। दो कंडीशन है। ऑडिट के दौरान बहुत मैटर्स मिलते हैं, सर ये वो मैटर है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज्ड है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है? डिस्क्लोज्ड है, प्लस ये हमें लगता है इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? यूजर्स के लिए। सर व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट? टू अंडरस्टैंड फंडामेंटली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब दीज मैटर्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये डिस्क्लोज्ड भी है एंड हमें लगता है इंपॉर्टेंट है हमारे यूजर्स के लिए, तो हम इन मैटर्स को हमारे ऑडिट रिपोर्ट में एक हेडिंग में लिख सकते हैं। दैट हेडिंग इज कॉल्ड एज एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मतलब हम इस मैटर पे एम्फसाइज करना चाहते हैं, फोर्स करना चाहते हैं, हम चाहते हैं एज अ यूजर आप इस मैटर को पढ़े। ये है डेफिनेशन ऑफ ईओएम। एग्जाम्पल सुनो, आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स पढ़े, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। या तो दो टाइप के इवेंट होते हैं, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग। जो नॉन एडजस्टिंग वाला उसका डिस्क्लोजर आएगा, क्या ना इसे वो इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही रहता है, तभी तो उसका डिस्क्लोजर दे रहे हैं आप लोग। अरे हाँ या ना? तो उसका जो डिस्क्लोजर दिया है कहां देंगे? नोट्स टू अकाउंट्स में देंगे। तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट को अपने ऑडिट रिपोर्ट में ईओएम हेडिंग के अंदर लिख देना। मैं आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। ईओएम में वो मैटर लिखना और नोट्स टू अकाउंट्स का उसका क्या दे देना? रेफरेंस दे देना। दिस इज कॉल्ड एज ईओएम। इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। कंपनी के केस में पेंडिंग लिटिगेशंस होंगे, उनका नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर आएगा। हैव यू हर्ड ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज? याद है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ता है। व्हाई देयर इज अ चेंज, इफेक्ट ऑफ चेंज, नोट्स टू अकाउंट्स में रिपोर्टिंग आता है। उस चीज का हम रेफरेंस कहां दे सकते हैं? ईओएम में रेफरेंस दे सकते हैं। लेट मी शो यू वन सिंपल एग्जांपल। एक एग्जांपल देखो, इमीडिएटली आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इट्स ऑन पेज नंबर 1F.44। कैन यू सी अ हेडिंग? एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। पढ़ो। वी ड्रॉ अटेंशन, नोट नंबर का रेफरेंस दे रहा है क्या? जहां पे डिस्क्राइब करता है इफेक्ट ऑफ फायर इन द कंपनीज प्रोडक्शन फैसिलिटी। उसका इंपैक्ट मेरे इन्वेंटरी पे भी आ सकता है, मेरे पीपीई पे भी आ सकता है, इसलिए सिग्निफिकेंट मैटर है। कहां पर डिस्क्लोजर दिया हुआ है? नोट्स टू अकाउंट्स में। कहना इसे, इसका रिपोर्टिंग हम कहां कर सकते हैं? ईओएम के अंदर कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एक लाइन, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस। क्योंकि सुनिए, अगर मॉडिफिकेशन देना होता तो प्रायोरिटी हमेशा 705 रहेगा। वो हमेशा सिंपल है, गलती है तो मॉडिफिकेशन आएगा, कुछ और नहीं आ सकता है। अगर वो गलती नहीं है फिर भी इंपॉर्टेंट है तो मेरे ऑडिट रिपोर्ट में अलग अलग पैराग्राफ्स के अंदर आ सकता है। ईओ में वो मैटर तब आएगा जब हमें लगता है इंपॉर्टेंट है, जो सर नोट्स टू अकाउंट्स में रिपोर्टेड भी है, एंड सर इसके ऊपर हमको लगता नहीं कोई गलती है कि हमको मॉडिफिकेशन देनी। अरे भाई फायर लगा तो लगा, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है तो है, सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ तो हुआ, हमें उसमें कोई गलती नहीं लगती है। अगर सुनो, सब्सिक्वेंट इवेंट है, डिस्क्लोजर देना चाहिए, डिस्क्लोजर नहीं दिया, नाउ इट इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नॉन डिस्क्लोजर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो क्या 705 देना पड़ेगा? हाँ। बट अगर सब्सिक्वेंट इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग था, डिस्क्लोजर करना चाहिए, डिस्क्लोजर किया है, कैन आई गिव अ ईओएम मैटर पैराग्राफ? यस। हमारे ऑडिट रिपोर्ट में एक हेडिंग आएगा ईओएम, उसके अंदर वो मैटर आप लिख देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? चलो डेफिनेशन पढ़ो ईओएम का, सिंपल सा डेफिनेशन है। आइए पेज नंबर 1F.41, read the definition of EOM. Sir, it is a paragraph that is included in auditor's report, जहां पर रेफरेंस होगा एक मैटर का जो अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड है। किधर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। एंड हमारे जजमेंट में ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? फॉर द यूजर्स, फॉर द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइन। दो ही चीजें, मतलब डिस्क्लोज्ड होना चाहिए प्लस फंडामेंटली इंपॉर्टेंट होना चाहिए
टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा मैटर जो सर ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, कहां पर सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, एंड फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है फॉर माय यूजर्स टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये मैटर किधर चले जाएगा, ईओएम में चले जाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन है। आर यू कंफर्टेबल विद द डेफिनेशन? आर यू कंफर्टेबल विद द डेफिनेशन? अब एक बात बताओ, कोई मैटर को ईओएम में लिखने से पहले उस पर अगर मॉडिफिकेशन आएगा तो मैंने सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? तो ऑडिटर ने किसी भी मैटर को ईओएम में लिखने से पहले अपने आप से दो क्वेश्चन पूछने चाहिए। शुड दिस मैटर बी इंक्लूडेड एज अ मॉडिफिकेशन? इफ यस, गो टू मॉडिफिकेशन, डोंट गो टू 706। मतलब किधर चले जाओ, 705 में, किधर मत जाओ, 706 में। दूसरा चीज, इन्होंने एक और ऐसे इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज कैम। इट इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। अगर इन्होंने क्लियरली बोला है कोई भी मैटर को ईओएम में लिखने से पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आएगा 705। पहले सोचो क्या ये मॉडिफिकेशन के फॉर्म में आना चाहिए? अगर हां तो ईओएम में नहीं आएगा, कहां चले जाएगा, 705। नहीं सर, इधर गलती नहीं है, इधर तो नहीं आएगा। तो सर नंबर 2, क्या ये की ऑडिट मैटर में आना चाहिए? एक ऐसे है, आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट, वही पढ़ाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज की ऑडिट मैटर। इट इज सिमिलर टू ईओएम, सिमिलर ही लगता है, बट नया स्टैंडर्ड है, कैम करके आया है, काफी डिटेल में है, आपको अच्छे से समझाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वही आएगा। सिंपल समझ लीजिएगा, प्रेफरेंस कैम को मिलेगा। अगर कैम के अंदर वो मैटर फिट होता है तो वो कहां चले जाएगा, 701 में, और कहां नहीं आएगा, ईओएम में। मतलब सिंपल है, ईओएम लास्ट ऑप्शन है। अगर वो 705 में नहीं आया, 701 में नहीं आया, तो कहां पर आएगा, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। पढ़िए, सेम डेफिनेशन लिख के दिया है, देखो। अगर हमें लगता है अटेंशन ड्रॉ करना जरूरत है यूजर का टू अ मैटर विच इज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड हमें लगता है ये फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है फॉर माय यूजर टू अंडरस्टैंड फाइनेंस, डेफिनेशन लिख रहा है क्या, ऑडिटर ने उसे ईओएम में इंक्लूड करना चाहिए, प्रोवाइडेड, पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है सेम चीज, प्रोवाइडेड वो 705 में तो नहीं आएगा, या कहां पर नहीं आएगा, 701। तो सिंपल सा रूल है, ईओएम में लिखने से पहले सोच लेना 705 में तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो उधर जाएगा, नहीं सर उधर नहीं आएगा, किधर फिट हो सकता है, 701 में, उधर भी नहीं आया तो किधर चले जाएगा, ईओएम में, खत्म बात। इज दैट क्लियर टू यू? लॉजिकल लगता है? अगले पेज पे आओ। सर कोई मैटर को ईओएम में लिखना है तो आपके ऑडिट रिपोर्ट में पहले एक हेडिंग कौन सा आएगा, ईओएम हेडिंग आएगा। अब इसके अंदर भी क्या मल्टीपल मैटर आ सकते हैं, यस। और सर अब मैटर का ड्राफ्टिंग करने के लिए पूछ लिया, मान लो एग्जाम में पूछा ड्राफ्ट ईओएम पैराग्राफ, यही वाला ड्राफ्ट कर देना, देयर इज अ फायर, नोट नंबर कुछ भी लिख दो, कुछ नहीं, सिंपल, वी ड्रॉ अटेंशन, हम चाहते हैं हमारा यूजर पढ़े, क्या पढ़े, नोट नंबर 10, जिसमें क्या लिखा है, कुछ तो मैटर बता देने का कि देयर इज अ इफेक्ट ऑफ फायर इन द प्रोडक्शन फैसिलिटी, और लास्ट में बोलने का आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड, सेम चीज चिपका देना। सिंपल सा एग्जांपल है। मतलब सुनिए, ईओएम बनाते वक्त सेपरेट हेडिंग ईओएम, नंबर 2 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैटर, रेफरेंस ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स, एंड अ स्टेटमेंट दैट आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। बराबर है कि नहीं? लॉजिकल है ना? तुम्हारे सामने एग्जांपल है, एकदम सिंपल सा। आओ ऊपर तीनों पॉइंट पढ़ो। ईओएम को लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, स्पेसिफिक क्वेश्चन। दो तरीके से पूछेगा, या तो बोलेगा ईओएम में कुछ इंक्लूड करना है, क्या क्या चीज दिमाग में रखोगे, या वो बोलेगा ड्राफ्ट एन ईओएम पैराग्राफ, मैं तो वेट कर रहा हूं ड्राफ्टिंग बोले। एकदम बीकॉम लेवल है, वो 2 लाइन लिख के काम हो जाएगा। डेफिनेशन लिखा, ईओएम का हेडिंग, वो 2 लाइन वाला एग्जांपल चिपका देने का, आईसीआई का खुद का एग्जांपल है, मेरा भी नहीं दे रहा तुमको। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उनके आंसर से मस्त एग्जांपल तक मैच हो जाएगा। थैंक्स, आगे बढ़ते हैं। When the auditor includes an EOM paragraph in the audit report, देखो उसने एक सेपरेट सेक्शन, मतलब एक सेपरेट हेडिंग बनाना चाहिए जिसका नाम क्या रहेगा, एम्फोसिस ऑफ मैटर। सर इंक्लूड इन द पैराग्राफ अ क्लियर रेफरेंस कि हम किस मैटर पे एम्फसाइज करना चाहते हैं। सर नोट्स टू अकाउंट्स का डिस्क्लोजर किधर है, उसका रेफरेंस देना चाहिए, बराबर है कि नहीं है। एंड द पैराग्राफ शैल रेफर ओनली टू द इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंटेड, और ऑब्वियसली जो प्रेजेंटेड डिस्क्लोज नहीं है वो ईओ में आएगा ही नहीं, डेफिनेशन ही था। एंड क्या ऑडिटर ने बोलना चाहिए कि भाई जो मैटर हम ईओ में लिख रहे हैं उस मैटर पे हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है। एकदम लॉजिकल है। मतलब अगर तुमने एग्जाम्पल दिमाग में रखा तो ये एबीसी भी लिख पाओगे, खत्म हो गया। बस एग्जाम्पल्स की लिस्ट है, नीचे देखो क्या क्या आ सकता है। पेंडिंग लिटिगेशन वाला मैटर आ सकता है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स आ सकता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी आ सकता है, मेजर कैटास्ट्रॉफी मतलब कोविड वगैरह हो गया,
वो सिचुएशन में जब आपको बिजनेस वगैरह ऑपरेशंस बंद हो गए थे, वो कहां पर आएगा? एग्जाम्पल ईओएम में आएगा। समझ रहे हैं क्या? पक्का? मतलब कह रहा है इसे ईओएम में मेरे को आना क्या चाहिए? डेफिनेशन। क्या आना चाहिए? डेफिनेशन। दूसरा, ईओएम को ड्राफ्ट करने के लिए 3 पॉइंट। अब या तो वो स्टेटमेंट में जनरल क्वेश्चन पूछे या ड्राफ्टिंग करने के लिए पूछे, वन ऑफ देम कैन बी देयर। डेफिनेशन तो आना ही चाहिए, डेफिनेशन तो आना ही चाहिए। ये 3 पॉइंट आने चाहिए और कोई 1-2 एग्जांपल आने चाहिए। ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया क्या? पक्का? खत्म हो गया, नीचे आ जाओ। नेक्स्ट, अदर मैटर पैराग्राफ। व्हाट इज अदर मैटर पैराग्राफ? सेम डेफिनेशन है, बस एक ही लाइन है डिफरेंस। इधर भी कोई मैटर है, सुनिएगा। ऑडिटर कम्स अक्रॉस अ मैटर जो मुझे लगता है हमारे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट। बट इस बार ना ये मैटर इंपॉर्टेंट नहीं है टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि सुनो, ईओएम वाला मैटर इंपॉर्टेंट था, ओएम वाला मैटर भी इंपॉर्टेंट है। ईओएम वाला मैटर इंपॉर्टेंट था टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये वाला मैटर इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड ऑडिटर्स रिपोर्ट or to understand auditor's responsibility. This matter is not important to understand financial statement. This matter is important to understand auditor's report, auditor's responsibilities. And याद करो, EOM वाला मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंटेड डिस्क्लोज होता है ना? हाँ, अदर मैटर वाला मैटर प्रेजेंटेड या डिस्क्लोज नहीं होता, क्योंकि उसको डिस्क्लोजर देने की जरूरत ही नहीं होती है। I'll give you an example, एक एग्जांपल दूंगा, सुनिए। EOM में क्या बोला था? मैटर इंपॉर्टेंट है, OM वाला मैटर भी इंपॉर्टेंट है। सर ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट था? टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, टू अंडरस्टैंड ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। ईओएम वाला मैटर शुड बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओएम वाला मैटर शुड नॉट बी प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा मत सोचना सेम सब्सिक्वेंट इवेंट अगर डिस्क्लोज किया तो ईओएम, डिस्क्लोज नहीं किया तो ओएम। अगर सब्सिक्वेंट इवेंट है, डिस्क्लोजर आना चाहिए था, देन नॉन डिस्क्लोजर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नॉन डिस्क्लोजर इज अ, मतलब ये मत सोचना ईओएम वाले ही सारी चीजें ओएम में भी आती है अगर डिस्क्लोज नहीं होती नोट्स टू अकाउंट्स में। ओएम अलग ही है पूरा का पूरा, ये ऑडिटर के रिपोर्ट के अराउंड है, ऑडिटर के रेस्पॉन्सिबिलिटी के अराउंड है। आई गिव यू वन एग्जांपल, पहले आप डेफिनेशन पढ़ो, रीड द डेफिनेशन ऑफ ओएम। A paragraph included in the auditor's report that refers to a matter other than those presented or disclosed, मतलब it is not presented or disclosed and it is relevant for users understanding of audit, auditor's responsibility या auditor's report. It is not important to understand finance, मतलब definition में difference है। A important matter which is not presented or disclosed in financial statement. It is important for the user to understand auditor's report or auditor's responsibility. ये financial statement related matter नहीं होगा। अगर financial statement related होता तो EOM में आना चाहिए था, ना कि OM के अंदर। Is that clear to you? Can you give me an example? Yes sir, एक simple सा example देते हैं। Have you heard of initial audit engagement? कंपनी है XYZ, अज्यूम कर लो 2015 से लेके 2022 तक पीडब्ल्यूसी ने ऑडिट किया। अगले साल मतलब लेट्स से 22-23 केपीएमजी को ऑडिटर अपॉइंट कर दिया। किसको अपॉइंट कर दिया? केपीएमजी को। अब नॉर्मली यूजर्स क्या बोलते हैं जब हमारा ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे? वो क्या अज्यूम करेंगे? केपीएमजी लास्ट ईयर भी ऑडिट कर रहा होगा। जनरली अजम्पशन यही होता है लोगों का कि भाई हर साल तो ऑडिटर चेंज नहीं होता है। अब केपीएमजी क्या चाहता है? अपने ऑडिट रिपोर्ट में एक पैराग्राफ लिखना, ओएम पैराग्राफ, जहां ये बोलेगा भाई जो लास्ट ईयर था ना, मतलब 2021-22 इसका ऑडिट किसने किया था? पीडब्ल्यूसी ने किया था। उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट जब साइन किया उसका डेट आएगा एंड उनका ओपिनियन आएगा। मतलब अदर मैटर पैराग्राफ में मैं बताना चाहता हूं कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी इस साल से शुरू होता है, इसके पहले वाले साल के लिए किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था? पीडब्ल्यूसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी था। अब ये चीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या को लिखेंगे अपन? ये किससे रिलेटेड है? यूजर और ऑडिटर से रिलेटेड है।
ऑडिटर यूजर को बताना चाहता है जब तू मेरी रिपोर्ट देखो तो ध्यान रखना मेरी रिपोर्ट इस साल से शुरू हुई है, प्रीवियस ईयर के लिए ओपिनियन मैंने दिया ही नहीं, किसी और ने दिया था। उसका नाम क्या है? पीडब्ल्यूसी फर्म का नाम देंगे, उसके ऑडिट रिपोर्ट का डेट लिख के देंगे। एग्जांपल देखो, ऐसे मॉड्यूल के एंड में कुछ रिपोर्ट्स है, उसमें से एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। टीसीएस के 2 रिपोर्ट रखे हुए हैं, ये चेक कीजिएगा। टीसीएस 2017, टीसीएस 2017, ये एकदम लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट है। देखो किसने साइन किया है? डेलॉयट हैस्किन्स एंड सेल्स। कब साइन किया है? 18 अप्रैल को। बराबर है? अरे बराबर है। अगला साल 2018, अभी भी टीसीएस की बात कर रहा हूं। 2017 में डेलॉयट ने साइन किया, 2018 टीसीएस ही है। देखिए इस बार किसने साइन किया है? बीएसआर ने साइन किया है क्या? कैन आई से इज देयर अ चेंज इन द ऑडिट फर्म? लास्ट ईयर डेलॉयट था, इस साल केपीएमजी आ गया है। देखो एक हेडिंग रहेगा, अदर मैटर पैराग्राफ, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स, मतलब प्रीवियस ईयर के फिगर चाहिए, ऑफ 31 March 2017 हैव बीन ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। जिसने कौन सा ओपिनियन दिया? अनमॉडिफाइड। एंड उसका ऑडिट रिपोर्ट का डेट क्या था? 18 अप्रैल। कैन आई से हम प्रीवियस ऑडिटर के ऑडिट रिपोर्ट का डेट का रेफरेंस देंगे। समझा क्या? अंडर विच पैराग्राफ? अदर मैटर पैराग्राफ। टीसीएस की 2 रिपोर्ट निकाल के रखे, एक 2017 का, दूसरा 2018 का। 17 का रिपोर्ट जानबूझ के रखा है क्योंकि 18 के अंदर ही ऑडिटर चेंज हुआ है, वरना आज का रिपोर्ट में डाल सकता था मैं। क्या मेरे को टीसीएस का इस साल का रिपोर्ट नहीं मिलेगा क्या? अरे पर इस साल चेंज इन ऑडिटर नहीं मिलेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। मेरे को जानबूझ के वो एग्जांपल पिक कर रहा है जहां पर आपको चेंज इन ऑडिटर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आए कि टीसीएस के लिए 17 में डेलॉयट था, 18 में केपीएमजी आया, तो केपीएमजी ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कौन सा पैराग्राफ बनाया? अदर मैटर पैराग्राफ। मतलब सर अदर मैटर पैराग्राफ का डेफिनेशन सिंपल है, अगर ऑडिटर को लगता है कोई ऐसा मैटर है विच इज नॉट प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट सर दिस मैटर इज इंपॉर्टेंट फॉर माय यूजर्स नॉट टू अंडरस्टैंड फाइन, ऐसा लिखना मत, नॉट टू अंडरस्टैंड, तुमको तुमको बता रहा हूं, दिस मैटर इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, टू अंडरस्टैंड ऑडिटर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टू अंडरस्टैंड ऑडिटर्स ओपिनियन, तो ये मैटर किधर चले जाएगा? अदर मैटर पैराग्राफ में चले जाएगा। सिंपल है, हेडिंग आएगा अदर मैटर पैराग्राफ, मैटर लिखने का, और ऑब्वियसली ओएम में भी जो चीज लिख रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट में जो भी चीज लिख रहे हो, उस पे अगर तुम्हें मॉडिफाइड ओपिनियन देना होता तो तुम 705 में चले जाते थे। इसलिए इधर भी एक लाइन लिखोगे, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रेस्पेक्ट ऑफ अबव मैटर। अगर मॉडिफाइड होता तो हम कहां चले जाते? 705 के अंदर चले जाते। डू यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ अदर मैटर पैराग्राफ? नॉर्मली इंटरमीडिएट लेवल पे कॉमन क्वेश्चन ईओएम होता है। क्या होता है? ईओएम, दैट इज मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ओएम का एक एग्जांपल और है जो सीएफएस ऑडिट में काम में आता है। आगे अगर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर पढ़ाऊंगा आपको तो एग्जांपल दे दूंगा, कंपनीज एक्ट के अंदर रहेगा। अभी गुड, थोड़ा समझ में आया क्या? क्वेश्चन दिखाऊंगा एक, चलो। ईओएम वाला क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट टफ है? डिफाइन ईओएम एंड हाउ इट शुड बी डिस्क्लोज्ड। अब ये क्वेश्चन ही डाउटफुल है, ड्राफ्टिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे कुछ और नहीं है, दोनों कर देने का क्या फर्क? अरे वो फायर वाला एक एग्जांपल, 2 लाइन है टोटल, इतना आसान सा है यार। व्हाट आंसर? डेफिनेशन एज इट इज आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेशन ठीक है। नीचे क्या बोल रहा है? ईओएम के लिए सेपरेट हेडिंग आएगा, कौन सा? ईओएम। क्लियर रेफरेंस आएगा कि मैटर ऑलरेडी एम्फसाइज क्या किया, वो मैटर के बारे में बताएंगे, एंड रिलेवेंट डिस्क्लोजर का नोट्स अकाउंट्स का रेफरेंस देंगे। यस, लास्ट पे बोलेंगे आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। मेरे सबसे तो एग्जांपल भी लिख के देना चाहिए। इधर है, इधर एक क्वेश्चन दिखाता हूं, बढ़िया क्वेश्चन है। अदर मैटर शुरू हुआ है, चलो।
ये इनके बुक में भी आया है, पुराना सा चिल्लर सा क्वेश्चन। पढ़ो। ओहो, बैटरी चार्ज करना भूल गया। कंपनी इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैंडल्स, सीए कमलनाथ इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। 21-22 ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ फायर। ऐसा लग रहा है क्या सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दी? समझा क्या? तुमको क्या लगता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनता कैसे है? वास्तव के सारे एग्जांपल है वो उठा के क्वेश्चन। चलो, there was a fire in the factory as a result of which some of the company's plant and machine was destroyed. The same was disclosed by the company in the notes of खुद खुद बोल रहा है ये ऐसा हुआ, notes of accounts में disclosed है। CA Kamalnath decided to communicate this matter in the auditor's report. He is of the view the matter is of such importance that it is fundamental। सब कुछ तू ही कर दे, डेफिनेशन भी लिख दी है ताकि तुझे कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। वो एग्जामिनर भी श्योर हो रहा है कि हर चीज वर्ड बाय वर्ड मैच होना चाहिए, डाउट में ना आ जाए कि कहीं और फिट हो जाएगा। ये डर लगता है उनको भी कि अगर आंसर थोड़ा बहुत भी लैंग्वेज जनरल आ गया, तेरे को कोई और आंसर लगा तो सजेस्टेड आंसर में ऑल्टरनेटिव आंसर देना पड़ेगा या ग्रेस मार्किंग देना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखो खुद ही बोल रहा है क्या, दे आर फंडामेंटल फॉर द यूजर्स टू अंडरस्टैंड। फाइन, सीए है कमलनाथ को हेल्प कीजिए। हेल्प कीजिए मतलब क्या? ऑडिट रिपोर्ट में ड्राफ्टिंग कर दीजिए। क्या मैंने पहले इधर ईओएम का डेफिनेशन लिखना चाहिए? यस, पहले डेफिनेशन लिखना चाहिए, फिर एग्जांपल चिपका देना चाहिए। इफेक्ट ऑफ फायर, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर व्हिच डिस्क्राइब्स नोट। समझा क्या? मैं आपको वही बोल रहा हूं, अगर आप हर ऐसे को, अब देखो 705 में बहुत टाइम लगा, 700 में बहुत टाइम लगा, 706 उड़ गया कि नहीं उड़ गया फटाफट से। तो इट्स नॉट दैट एवरी एसे रिक्वायर्स 3 आवर्स। देयर आर सम एसेस दैट रिक्वायर वेरी लेस नंबर ऑफ आवर्स। यू शुड नो, इधर ये पूछेगा ऐसा उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरे को क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर, बाकी मैंने बचाओ टाइम बाकी चैप्टर में डिवोट करना चाहिए। सी आपको ये थोड़ा सा बैलेंसिंग आना चाहिए। अगर ये आप समझ गए तो मेरे हिसाब से इसके आगे भी आप अपने आप मैनेज कर पाएंगे। मैं हूं चलेंगे आगे तो कभी ना कभी तो खुद से भी तो पढ़ना पड़ता है ना जिंदगी में, सिर्फ लेक्चर देखने से थोड़ी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। क्लियर है? पक्का? अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है जो मेरे को लगता है, सुनिए। एक जमाना था जब एक मैटर ना, जब रेफरेंस के लिए बोल देता हूं, आगे आपको बता दूंगा। देयर वाज अ टाइम गाइस जब ईओएम के अंदर ना ऐसा मैटर आता था। रीड दिस, दिस इज स्पाइसजेट का एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट। आपके ऑडिट रिपोर्ट जब शुरू होते हैं ना 1G.2, स्पाइसजेट का एक रिपोर्ट जानबूझ के इंक्लूड किया है मैंने। कैन यू सी एक हेडिंग भी लेगा एम्फसिस ऑफ मैटर? पढ़ो। विदाउट क्वालिफाइंग और ओपिनियन वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर 2A जो इंडिकेट करता है कंपनी हैज इनकर्ड अ नेट लॉस, company's total liabilities exceed its assets by 10,000 million, very small amount. These conditions along with other matters indicate that there exists a material uncertainty regarding entity's ability to continue as a going concern. ये मैटर ईओएम में आता था, आपके सामने लाइव एग्जांपल है स्पाइसजेट के केस में। आजकल ये मैटर चले गया है ऐसे 570 में, मतलब 570 एक रिवाइज्ड गोइंग कंसर्न के लिए ऐसे बनाया है। अब आपके ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट हेडिंग आता है जिस हेडिंग का नाम ही है मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। हेडिंग का नाम ही क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग। मतलब अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो ये मैटर ईओ में नहीं आएगा, ये कहां जाएगा? एक सेपरेट हेडिंग ही है, उसका नाम ही क्या है? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। लेट मी शो यू। 570 के अंदर आपको ये मिलेगा रेफरेंस। आपको 570 जब रिवाइज कराऊंगा आई विल गिव यू एन एग्जांपल आल्सो, डोंट वरी। 1 मिनट स्पेंड कर लीजिए, आप पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए। 580, दिस इज योर 570, पेज नंबर 1D.91, ऐसे 570 का रिवाइज्ड सिचुएशन। हमारा ऑडिट रिपोर्ट, ओपिनियन हेडिंग, बेसिस फॉर ओपिनियन, कैन यू सी हेडिंग मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। सेम एग्जांपल है, वर्ड बाय वर्ड एवरीथिंग इज मैचिंग। अब ये ईओएम में नहीं आता है, किधर आता है? ऑडिट रिपोर्ट पे सेपरेट हेडिंग है, उसका क्या नाम है? मटीरियल अनसर्टेन। अब ये तुक्के में भी तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, ये सिचुएशन है, ये मैटर ऑडिट रिपोर्ट में किधर आएगा? 4 ऑप्शन देगा, ईओएम, कैम, अदर मैटर। 4th हेडिंग का नाम ही होगा मटेरियल अनसर्टेनिटी। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मैचिंग वर्ड से भी तुक्का। कभी ऑडिट रिपोर्ट नहीं भी देखा तो भी लगेगा ना ये तो हेडिंग आना ही चाहिए।
आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये हेडिंग अलग से बना दिया है, ओनली इन केस ऑफ मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। पहले ये मैटर कहां आता था? ईओएम में आता था। इज दैट क्लियर टू यू? इसीलिए एक पैराग्राफ दिया है। अब ये पैराग्राफ पढ़िएगा मेरे साथ में। कोई एग्जांपल समझ में आया? अब आ जाओ 706 में एक पैराग्राफ और है, वो भी बता देते हैं क्या है। 706 पेज नंबर 1F.42 देखो। EOM is not a substitute of 705. Obviously, जो मैटर 705 में आना चाहिए वो आना ही चाहिए. It is not a substitute of SA 570 when a material uncertainty relating to going concern में exist. Can I say इसका separate heading आएगा? हाँ. 705 का separate heading already exist करता है क्या? Yes. तो 706 में EOM इन दोनों को substitute नहीं कर सकता है. Is that point number A and C clear to you? Point number B तो बहुत टफ है. अरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर आना चाहिए वो तो आना ही चाहिए ना. वो तो मैनेजमेंट का काम है ना. ईओएम में लिखने से वो थोड़ी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ईओएम ऑडिट रिपोर्ट में आता है. नॉर्मल डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अलग अलग दुनिया है. तो इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इज एबीसी क्लियर टू यू? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा अगली बार. आपको सजेशन देना है, यू आर अ सीनियर स्टाफ टू द जूनियर, कि ईओएम में इंक्लूड करना इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. क्या क्या सर्कमस्टेंसेस लिख के दो. तो पहले ईओएम का डेफिनेशन देने का, फिर ए बी सी लिख देने का, खत्म. आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? पक्का? देखो मेरे हिसाब से थोड़ा सा आप एग्जाम के हिसाब से भी सोचेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, दोनों का बैलेंस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा. दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन 706. वी आर डन विथ 700, 705, 706. एक ही मेजर बचता है. 710 भी है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरमीडिएट लेवल पे. बट 701 की ऑडिट मैटर जरूर इंपॉर्टेंट है. वो डिस्कस किया तो रिपोर्टिंग के चारों मेजर एसेस खत्म हो जाएंगे. आई थिंक विल फिनिश दैट ऑफ ऑल्सो. फिर ये हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा. सुनिए, 2 मिनट में आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहता हूं. अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि 1.5 hour इज नॉट सफिशिएंट. आई अंडरस्टैंड, बट आई हैव अ बिगर प्रॉब्लम. मेरा रेगुलर बैच ही खत्म नहीं हुआ है. आई एम बीइंग ऑनेस्ट, नहीं हुआ है. नॉर्मली 31 का डेडलाइन है. 1 या 2 1-2 दिन एक्स्ट्रा होने वाला है. तो इंटरमीडिएट ऑडिट का रेगुलर बैच ही 3-3.5 घंटे का है. इसके बाद रेगुलर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आफ्टर दिस इमीडिएटली वो 1.5 से 2 घंटे का है. उसके बीच में ये सिर्फ एक गैप बनाया है फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस. तो ये कुछ दिनों के लिए 1-1 घंटा रहेगा. वंस द रेगुलर पार्ट इज डन, वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स. थोड़ा टाइमिंग को भी ट्वीक करेंगे अपन, जहां पर हम को एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स मिलेगा. अभी तो विजय सर की वजह से 4:30 तो कभी शुरू हो ही नहीं सकता है. वो कभी बाहर आएंगे नहीं 4:30 बजे, मेरे को मालूम है. यू नो इट रियली वेल. जो सच है वो है. आप सुन रहे तो अच्छा है सर, हम कुछ नहीं. तो वो 4:30 बजे का भी शुरू करने देंगे नहीं. तो बाय द टाइम आई स्टार्ट इट्स ऑलरेडी 4:40, 4:45 एंड 6 o'clock के पहले मेरे को छोड़ना पड़ेगा बिकॉज 6:15 मेरे को ऐसे शुरू करने का ऊपर जाकर के. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. तो थोड़ा सा ये अगले 5-7 दिन ये प्रॉब्लम होने वाला है. बट आई बिलीव आफ्टर यू नो फर्स्ट वीक ऑफ फेब के बाद में आई विल नॉट हैव रेगुलर लेक्चर्स एट ऑल. हम नंबर ऑफ आवर्स को एक्सटेंड कर देंगे, इंक्रीज करेंगे. बीच बीच में कुछ कुछ चैप्टर्स जो एकदम ब्रांड न्यू है, जैसे कि चैप्टर 1 हो गया, अब आपके लिए वो ऑलमोस्ट नया जैसा ही हो गया है, क्योंकि ओल्ड सिलेबस से नए में लैंग्वेज में काफी चेंजेस हैं. कुछ एसेज एकदम ब्रांड न्यू, तो उधर तो थोड़ा हमको टाइम डिवोट ज्यादा करना ही पड़ेगा. I'll keep you in, posted. एक काम कीजिएगा प्लीज, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम लोग स्पेसिफिकली फेस टू फेस वाला तो फॉलो करते ही है. तुम मेरा बात सुनो. टेलीग्राम पे जो आपको लिंक दिया है वो ज्वाइन करो. उसमें मैं जो मैसेज करता हूं कि भाई कल मैं कौन सा ऐसे कवर करने वाला हूं, थोड़ा पढ़ के आओ तो और क्विक डिस्कशन होगा. थोड़ा बहुत रीड करके आओगे, वरना सब कुछ सरप्राइज रहेगा ऐसे. तो मेरे को लगेगा तुम्हें कुछ समझ ही नहीं रहा है, मेरे को और धीरे धीरे जाना पड़ेगा. तो एटलीस्ट एवरी डे आई विल पुट अ टॉपिक कि आज तुम 701 पढ़ लो, कल तुम 220 एक बार जरा गो थ्रू करके आओ. एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में कुछ बेसिक रहेगा तो हमारा डिस्कशन थोड़ा फास्ट होगा और मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर पाऊंगा. मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, वरना मैं कॉन्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा तो क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस करूंगा तो कोई ना कोई जगह लैक हो जाएगा. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. प्लस कहीं एक आध दिन ऐसा भी होगा, मैं तुमको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इट विल हैपन कि अगर मेरे रेगुलर नंबर ऑफ आवर्स मेरे को और बढ़ाने पड़े टू फिनिश द सिलेबस, तो तुम्हारे केस में मैं वर्चुअल मतलब रिकॉर्डेड भी चलाऊंगा. एक आध ऐसा ऐसे तुमको जो मैंने रेगुलर में डिटेल में पढ़ाया होगा तुमको मैं डायरेक्टली रेगुलर देखने के लिए दूंगा.
मुझे करना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई टू कवर द एंटायर सिलेबस इन सच अ मैनर कि एटलीस्ट नया वाला पार्ट पूरा कवर हो जाए एंड जो मेजर रिवीजन है विद क्वेश्चन आंसर हो जाए। इतना एक टेंटेटिव मान के चलो। 20th Feb इज माई डेडलाइन इन माई हेड, एक दो दिन आगे पीछे, पर 6-7 फरवरी के बाद तो आपको 2-2.5 घंटे का लेक्चर रहने वाला है हर दिन ऑडिट का, एंड ऑलमोस्ट 1-2 घंटे का एसएम का भी रहने वाला है आफ्टर 6-7 Feb। इज दैट क्लियर टू यू? आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड एवरी डे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, एंजॉय। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स।